गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 उपनिवेशवाद, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध पढ़ रहे हैं। तो इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देख रहे थे उपनिवेशीकरण के उदाहरण के बारे में, जिसमें आज हम नंबर 3 पे वियतनाम के कुछ जो भी उपनिवेशीकरण के जो उदाहरण के बारे में बताया गया है, किन किन बातों को बताया गया है उसे हम देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं। वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में से एक है। वियतनाम के लोगों ने, जो मुख्यतः गरीब किसान थे, विश्व के शक्तिशाली देशों में अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। ये वियतनाम के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जो 20वीं सदी की एक महान गाथा, एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। जो वियतनाम के जो मुख्य लोग थे वो क्या थे? गरीब किसान थे। उन्होंने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयानक पूर्वक बड़े युद्ध में उन्होंने युद्ध लड़कर उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की थी। वियतनाम और उसके पड़ोसी देश लाओस और कंबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे। ये वियतनाम और उसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से थे? लाओस, कंबोडिया और फ्रांस। ये क्या है? तीनों किसके उपनिवेश थे? फ्रांस के उपनिवेश थे। फ्रांस ने उन्हें अनाज और कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाएं। तो उन्होंने जो उनके उपनिवेश थे, उनसे फ्रांस ने क्या चाहा कि वो अनाज और उनके लिए क्या है? कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा, जहाँ से उनको आसानी से कच्चा माल और अनाज प्राप्त हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखा तो उन्होंने किसानों पर दबाव डाला कि वो किसके लिए? बाजार के लिए वो अनाज उगाए, जहाँ पे अनाजों को बेचा जा सके। सन 1929 की महामंदी के कारण अनाज की कीमतें कम हो गई। जो महामंदी की वजह से जो मंदी में क्या हो गई? धीमा पड़ गई, जिसकी वजह से अनाज की जो कीमत थी वो कमी आ गई और किसान अपनी जमीन साहूकारों व जमींदारों को बेचने लगे और अपनी ही जमीन पर बटाईदार बनते गए। तो जो किसान थे, उन्होंने जब महामंदी आई, उस स्थिति में अनाज की जो कीमत थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से वो साहूकारों को और जमींदारों को वो बेचने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि वो अपनी ही ज़मीन पर बटाईदार एक क्या बोलना चाहे, साझेदारी के हिसाब से, वो अपनी ही भूमि पर वो क्या है फसल अनाज उत्पन्न कर रहे थे किसी और के लिए, और उसका आधा आधा हिस्सा उनको दिया जाता था जो भी फसल प्राप्त होती थी। तो इस तरीके से वो अपनी ही जमीन पर वो बटाईदार बनते चले गए। उपनिवेशी शासक वहाँ एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने देना नहीं चाहते थे। ये किनका था? जो उपनिवेशी शासक जो थे, वहाँ शासन करने वाले जो थे, वो शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे, उनको वो पनपने देना उनको बढ़ने देना नहीं चाहते थे, और वहाँ किसी प्रकार का विश्वविद्यालय नहीं खुलने दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था। अगर उन जगहों पर अगर कोई मध्यम वर्ग के लोग जो शिक्षित हो रहे थे, बढ़ रहे थे, उन लोगों को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया और किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय खोलने भी नहीं दिए। तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें फ्रांस जाना ही पड़ता था। फिर भी अपने प्रयास से कई लोग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में पढ़कर स्वदेश लौट रहे थे। तो ये जो परिस्थिति हो रही थी उनके सामने, तो इन परिस्थितियों को वो कोशिश करते हुए, उनका प्रयास लगा ही रहा, और उन्होंने क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो विदेशों से पढ़ करके वापस वो अपने ही देश लौट रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी 1945 की स्थिति में, उस समय जापान ने किस पर? वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बीच वियतनाम के जो राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ की मदद से वियत मिन्ह आंदोलन का प्रारंभ किया था। उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने वियतनाम पर कब्जा किया, तो लेकिन इस बीच क्या होने लगा, जो वियतनाम के जो राष्ट्रवादी थे, जो अपने राष्ट्र के लिए एक ही पंथ, एक ही विचारधारा पर जो चलने वाले थे, उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ से मदद से क्या किया? वियत मिन्ह आंदोलन को उन्होंने क्या किया? प्रारंभ कर दिया गया। और सन 1945 में जापान को हारते देखकर, यहाँ चित्र
10.4 में दिखाया गया कि वियतनाम के राष्ट्रपति जो चिन मिन, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक चित्र दिखाया गया है जो कि वियतनाम के बारे में है। आगे हम देखेंगे, उन्होंने अपनी सेना बनाकर उत्तरी वियतनाम की राजधानी को होनाई पर अधिकार कर लिया। ये 1945 में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना बनाकर उन्होंने वियतनाम की जो राजधानी क्या थी, हनोई थी, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। उनके नेता थे साम्यवादी विचार के जो चिन मिन और सेनापति वो न्युगियन चियप। 1945 में हो ची मिन ने स्वतंत्र वियतनाम गणतंत्र की घोषणा की, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि जो वियतनाम की जो राजधानी थी हनोई, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन जो उनके जो नेता कौन थे, साम्यवादी विचारधारा के थे जो हो ची मिन जो सेनापति थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वियतनाम को गणतंत्र की घोषणा की और साथ ही साथ युद्ध के बाद उन्होंने फ्रांस से अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। और उन्होंने प्रयास किया कि वियतनाम में उनकी इच्छानुसार चलने वाले शासक हैं। उन्होंने हो ची मिन को खदेड़कर पहाड़ों व जंगलों में रहने पर विवश किया। इस तरीके से क्या होने लगा कि जो फ्रांस की जो हुकूमत थी वो उन्होंने क्या किया कि हो ची मिन को क्या किया गया, खदेड़ करके, मतलब जहाँ वो रहते थे उन जगहों को वहाँ से हटा करके उनको पहाड़ों और जंगलों में रहने के लिए उसे विवश किया गया। लेकिन मई 1945 को वियतनामी सेनापति जियप ने बहुत ही चतुर रणनीति अपनाकर विशाल फ्रांसीसी सेना को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया। तो जो सेनापति थे सेनापति चियप ने क्या किया कि वो अपनी बड़ी चतुराई से उन्होंने रणनीति अपना करके उन्होंने जो विशाल फ्रांसीसी सेना थी उसको आत्मसमर्पण करने के लिए वो मजबूर कर दिया गया। क्या हुआ देखते हैं आगे। इस करारी हार के कारण फ्रांस ने वियतनाम और पड़ोसी देशों से हटने का निर्णय लिया। जब ये हार का सामना उन्हें करना पड़ा तो फ्रांस ने वियतनाम और पड़ोसी देशों से उन्होंने हटने का निर्णय लिया। लेकिन इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर निर्णय लिया कि वह फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में उसके एक कठपुतली शासक को स्थापित करेगा। तो इस बीच क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में देखा कि साम्यवादियों का जो प्रभाव था वह देखा कि वो काफ़ी प्रभाव और निर्णायक था। तो उन्होंने वो भी क्या सोचा कि वो भी फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में एक ऐसे शासक को स्थापित करेगा जो उसके बातों पर, उसके दिशा निर्देश पर चलने के लिए हो सकेगा। तो ऐसे वो कठपुतली शासक को स्थापित करेगा। वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ। तो इस तरीके से वियतनाम का विभाजन किया गया और उत्तर वियतनाम पर किसका शासन हो गया, साम्यवादियों का अधिकार हो गया। और दक्षिण पर अमेरिकी प्रभाव वाले इलाके में एक पुराने राजा को शासक बनाया गया। तो इस तरीके से क्या होने लगे, जो दक्षिण पर किसका प्रभाव था, अमेरिकी लोगों का प्रभाव था। तो उन क्षेत्रों पर पुराने जो राजा थे उनका शासन बनाया गया। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को बचाने के बहाने वहां अपनी सेना तैनात की। तो क्योंकि जो अमेरिका की जो चाहत क्या थी, वो भी वियतनाम पर अपना क्या करना चाहता था, शासन स्थापित करना चाहता था। तो उन्होंने दक्षिण वियतनाम को बचाने के बहाने से उन्होंने क्या है, अपनी सेना वहाँ पे तैनात कर दी। उत्तर वियतनाम में जहां साम्यवादी वियत मिन्ह का नियंत्रण था, विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। जहां उत्तर वियतनाम में जहां में किसका शासन चला था, साम्यवादी वियत मिन्ह का शासन था या फिर नियंत्रण चलता था या उसके अनुसार कार्य किए जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भूमि सुधार थे उस सुधार को उन्होंने फैलाने की कोशिश की गई। इसके तहत वहाँ जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और
हर किसान कितनी ज़मीन पर रख सकता है उसकी सीमा बांध दी गई। जब साम्यवादी जो वियत मिन्ह का जो नियंत्रण बढ़ा तो उन्होंने भूमि के सुधार जो थी उस सुधार में उन्होंने परिवर्तन कर दी। जो पहले चल रही जमींदारी प्रथा थी उस प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया गया और जो किसानों को जो फसल उत्पादन करने वाले जो किसान थे उनको ज़मीन का मालिक बनाया गया। वो और हर किसान को ये निर्धारित की गई कि कौन से किसान सीमा निर्धारित की गई कि कितने सीमा तक वो कितने ज़मीन पर खेती कर सकते हैं। इस कानून का क्रियान्वयन करते समय हजारों जमींदार मारे गए और उनकी संपत्ति जब्त हो गई। जब ज़मीनों के मालिक किसानों को बनाया गया तो उस समय क्या होने लगे कि इस कानून का क्रियान्वयन उसको आगे बढ़ाया गया और साथ ही साथ इसमें हजारों जो जमींदार थे उन्हें मार दिया गया और साथ ही उनकी संपत्ति क्या कर ली, जब्त कर ली, मतलब अपने हिस्से में रख ली गई। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गए। वे किसान अब वियत मिन्ह के सबसे मजबूत समर्थक बन गए थे। तो इस तरीके से वियत मिन्ह जो थे उन्होंने, जो साम्यवादी थे, उन्होंने गरीब जो लोग थे और किसान जो थे और साथ ही साथ जो भूमिहीन मजदूर थे उनको ज़मीन का मालिक बनाया गया। और ये जो थी ये पहले जो स्थिति थी जिसमें जमींदार जो थे वो लोग भूमि के मालिक हुआ करते थे और किसान उन भूमियों पर काम करते थे। तो किसानों को जो वियत मिन्ह जो थे उन्होंने सबसे मजबूत समर्थक मिला उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनके लिए कार्य भी और उनके कदम भी उठाए। आगे देखते हैं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की इस स्पर्धा में वियतनाम का एक मोहरा बनने लगा। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या होने लगी, स्पर्धा होने लगी, तो वियतनाम एक मोहरा बनने लगा। मतलब दोनों ने मिल करके वियतनाम को मोहरा बनाना शुरू कर दिया गया। अमेरिका चाहता था कि वियत मिन्ह को हराकर उसके अधीनस्थ सरकार स्थापित करे। दूसरी ओर सोवियत संघ ने वियत मिन्ह को सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वह युद्ध में अमेरिका का सामना कर पाए। तो यहाँ क्या हो रही थी कि अमेरिका क्या चाह रहा था कि वियत मिन्ह को हराकर वो अपने अधीन में करके सरकार स्थापित करेगा, और दूसरी ओर सोवियत संघ क्या कर रहा था, वियत मिन्ह को सरकार को वो सैनिक सहायता दे रहा था, जिससे ताकि क्या हो, युद्ध में अमेरिका से वो युद्ध का सामना वो कर सके। अमेरिका ने बर्बरता के साथ उत्तर वियतनाम पर बम वर्षा की, यहाँ तक कि उसने एजेंट ऑरेंज नामक ऐसे घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जिससे बहुत बड़े क्षेत्र पर दशकों तक घास भी नहीं उग पाई। मतलब अमेरिका ने पूरी बर्बरता, मतलब उन्हें अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा दी कि किस तरीके से उत्तरी वियतनाम पर उन्होंने बम की वर्षा कर दी। मतलब बम की पूरी बरसात कर दी गई, वर्षा कराई गई, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने एजेंट ऑरेंज नामक एक ऐसे घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़े क्षेत्र पर दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक उस जगह पर घास तक उग नहीं पाई। लोगों को क्रूरता से मारने वाले बम वर्षा की तस्वीर को देखकर दुनिया दहल गई। किस तरीके से जो अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम पर बुरी तरीके से उन्होंने लोगों को मारने के लिए बम वर्षा की। और जब इस तस्वीर को देखा गया तो क्या है, देख कर के दुनिया के और भी जो लोग थे उस स्थिति को देखकर उनकी हृदय भी दहल गए। वियतनाम के लोग भी बहुत दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़े। जब इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, अमेरिका और वियतनाम के बीच में, तो उन्होंने भी, वियतनाम भी अपने पूरी ताकत लगा करके उनसे युद्ध पर लड़े। दोनों ओर हजारों लोग मारे गए। धीरे धीरे अमेरिका के लोगों ने इस युद्ध के प्रति विरोध बनने लगा। लाखों की तादाद में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे। जब धीरे धीरे ये युद्ध बढ़ने लगा तो अमेरिका के लोगों ने इस युद्ध के प्रति क्या किया, विरोध करने लगे कि कहीं किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जाए। तो लाखों की तादाद में जब अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध को रोकने के लिए क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको इस युद्ध को रोकने के लिए बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था।
इनमें वे लोग शामिल थे जो वियतनाम में लड़े थे और उसकी क्रूरता से क्या हुए थे, दुखी थे। अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि वियतनाम युद्ध जीता नहीं जा सकता था। मतलब अमेरिका को ये आगाह हो चुका था, उसे पता चल गया था कि वियतनाम के जो लोग हैं वो भी इस युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि वियतनाम से युद्ध जीता नहीं जा सकता है। अंततः क्या हुआ देखते हैं आगे। 1974 में अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस बुला ले। जब देखा गया कि किस तरह से 1974 में जब ये घोषणा की गई कि जो वहाँ के राष्ट्रपति ने घोषणा की, निक्सन ने जब घोषणा की कि अब अमेरिका के जो सेना थे उन्हें वापस वियतनाम से वापस बुलाया जाए। अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 23 अप्रैल 1975 में देश के दोनों भागों का क्या हो गया, दोनों भागों का विलय हो गया, मतलब अलग अलग वो हो गए। वियतनाम में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ, मगर वहाँ पर केवल साम्यवादी दल और उसके सहयोगियों की मान्यता थी। जब वियतनाम में संसदीय लोकतंत्र, मतलब संसदीय तौर से जब लोकतंत्र की स्थापना की गई, लोकतंत्र का जब शासन चलने लगा, स्थापित हुआ, मगर लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, साम्यवादी दल और जो सहयोगी थे बस उनकी ही मान्यता वही चल रही थी। अर्थात वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। बहुदलीय मतलब विभिन्न दल वाले, जहाँ लोकतंत्र की स्थापना करने में सफल नहीं हो पाई। राज्य के हर अंग पर साम्यवादी दल का वर्चस्व था। तो इस तरीके से जो साम्यवादी का जो वर्चस्व था वो प्रत्येक अंग पर, राज्य के हर अंग पर, हर क्षेत्र पर साम्यवादी दल का ही प्रभाव था और नागरिकों का अधिकार भी सीमित है। अर्थात वियतनाम का पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया। तो इस तरीके से जो वियतनाम था वो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से लोकतंत्र, लोगों के द्वारा एक तंत्र शासन जो होती है, ऐसा देश वह नहीं बन पाया। आगे देखेंगे 4 नंबर पे है अफ्रीका। अफ्रीका के अधिकांश भाग पर ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। जो अफ्रीका के अधिकांश भाग पर किसका हो रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। सन 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्र देने में पक्ष में था, वहीं अफ्रीका पर नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। एक तरफ क्या हो रहा था कि 1945 से जहां ब्रिटेन क्या कर रहा था, एशिया को क्या करता, स्वतंत्र देश के रूप में देने के पक्ष में था, लेकिन वहीं वो अफ्रीका पर क्या करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था। वो उस नियंत्रण को बढ़ाना चाहता था। फ्रांस भी अपनी अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था। जो फ्रांस था वो भी जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, तो उस उपनिवेश को वो खोना नहीं चाहता था। वे अपने उपनिवेश को बनाए रखने के लिए या फिर उनकी स्वतंत्रता के बाद अपने हितों की अधिकतम रक्षा करना चाहते थे। अगर वो उपनिवेश को बनाए तो रखना चाहते थे, लेकिन साथ ही अगर स्वतंत्रता के बाद भी वो जो उनकी जिस तरीके से उन्होंने अफ्रीका पर अपना उपनिवेश बनाया हुआ था अपने हितों के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, तो वो अधिकतम उस पर क्या करना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहते थे, ताकि वो लंबे समय तक या फिर जब तक वो चाहते थे तब तक अफ्रीका को अपना उपनिवेश बना सकते थे। अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रण केवल तटीय इलाकों के बंदरगाहों पर था। अफ्रीका में जो उपनिवेशों का जो सीधा नियंत्रण था वो केवल किस पर था, जो तटीय जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों या उन इलाकों के बंदरगाह किसे कहते हैं, आप सभी को जानते हैं कि वह स्थान जहाँ पे जहाज रुकने का वह स्थान जहाँ पे सामानों को लादा व उतारा जाता था। और अंदरूनी भागों पर स्थानीय व कबीलाई मुखियों का नियंत्रण था। अंदरूनी मतलब जो अफ्रीका के जो अंदर के जो भाग थे वहाँ पे स्थानीय और जो कबीला के जो मुखिया होते थे उन्हीं का ही नियंत्रण या फिर शासन होता था। इन मुखियाओं की नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था। जो कबीलाई और स्थानीय लोगों के जो मुखिया होते थे वो उनकी जो नियुक्ति होती थी वो भी कौन करते थे, उपनिवेशी जो शासक होते थे वही करते थे। भारत की तरह वहाँ विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। जिस तरीके से भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वह
उस तरीके से अफ्रीका में नहीं थी। उपनिवेशी सरकारों की अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बहुत कम प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। उन्होंने किस तरीके से जो क्या बोलना चाहिए, उपनिवेशी सरकार ने अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा थी उस शिक्षा को फैलाने की ओर रुचि उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने क्या किया, बहुत कम जो कम प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। इसका कारण अफ्रीका में आधुनिक नौकरशाही या शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। तो इन सब की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी, इस वजह से क्या है, अफ्रीका में जो आधुनिक नौकरशाही थी, मतलब जिस तरीके से काम कराया जाता था जो बड़े उच्च वर्ग के लोगों के माध्यम से, और साथ ही साथ शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि इस वर्ग ने भारत में समाज सुधार, राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया था, लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। तो इसी वर्ग में भारत में क्या हुआ था कि समाज में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीयता के प्रति और स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। मतलब उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपनी अहम योगदान दिया और एकता के सूत्र में बंधकर उन्होंने इस स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े। तो उसी आधार पर लेकिन अफ्रीका में ये क्या हुआ, लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में कार्य करते थे। जिस तरीके से वहाँ कौन सी जो वर्ग मजबूत हुआ, जो संगठित मजदूर वर्ग संगठित हुआ, जिसके तहत क्या हुए, जो रेल, खदान और बंदरगाहों में कार्य करते थे, ऐसे वर्ग आए वहाँ। 1945 के बाद मजदूर वर्ग ने अपने अधिकारों तथा अफ्रीकी व गोरे मजदूरों के बीच समानता की भावना को लेकर संघर्ष करने लगे। 1945 में जब मजदूर वर्ग ने क्या किया था, अपना प्रबल एक संगठन मजदूर वर्ग बनाया हुआ था, यह विकास हुआ। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि अधिकारियों व अफ्रीका व गोरे मजदूरों के बीच में समानता की भावना को जो थी, उस भावना को लेकर के उनके बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैल गया, जो प्रारंभ में किसी देश विशेष का आंदोलन न होकर संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का स्वरूप ले रहा था। जो अफ्रीका में जो ये फैला, जो संघर्ष छिड़ी, समानता मजदूरों के बीच में जो समानता की मांग को लेकर जो संघर्ष छिड़ा, वह क्या है, प्रारंभ में किसी देश विशेष का योगदान ना होकर के क्या हो गया, पूरे संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन के स्वरूप हो गया। मतलब पूरे संपूर्ण जो आंदोलन हो रहे थे पूरे अफ्रीका के जो हित थे उसके अंतर्गत हो रहे थे। इसके चलते पूरा अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एकता और आपसी भाईचारे और साम्राज्यवाद विरोध की भावना उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जब उन दोनों में अफ्रीका के जो आंदोलन हो रहे थे उसमें संपूर्ण अफ्रीका एकता के सूत्र में बन गया। तो अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी लोग थे वो एकता और किसके, भाईचारे और साम्राज्यवाद जो थे उसकी भावना को में उत्पन्न होने शुरू हो गए। मतलब अब पूरा जो अफ्रीका था वो एकजुट में बन चुका था। अब आगे देखेंगे 1956 तक फ्रेंच अधिपत्य मतलब शासन वाले उपनिवेशों में कई स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं था, लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस में संसद के चुनाव में भाग लेने का सीमित अधिकार था। ये 1956 में तक जो किसका, फ्रेंच का जो अधिपत्य शासन वाले जो उपनिवेश थे उनमें क्या हुआ था कि कोई स्वशासित मतलब स्वशासित स्थापित नहीं हुआ था। स्थानीय स्वशासित जो स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था जो थी, ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के जो संसद थे उसमें चुनाव में भाग लेने का क्या मिला था, सीमित अधिकार। मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जब छोटे तौर पर उनको अधिकार दिया गया था। अफ्रीका से कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांस के संसदों में पहुंचे और मंत्री भी बने, मगर अफ्रीका में स्वशासन नहीं हुआ। जो अफ्रीका से कई प्रतिनिधि चुन करके फ्रांस के संसद में तक तो पहुंच गए, मंत्री भी बने, लेकिन अफ्रीका में क्या है, स्वशासन मतलब स्वयं से शासन, मतलब जो शासन किया जाता है, तो ऐसा अफ्रीका में नहीं हो पाया। 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव पड़ा।
इसके बारे में हमने पढ़ चुका है कि किस तरीके से 1954 में जो वियतनाम ने किस पर, फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा। और उसी वर्ष अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध क्या हो गया था, युद्ध शुरू हो गया, जो 1958 तक चलता रहा और अंततः फ्रांस को अल्जीरिया से स्वतंत्रता देनी पड़ी। तो इस तरीके से कहीं जा कर के फ्रांस और अल्जीरिया के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था वो 1958 में तक वो चलता रहा, लेकिन तब जाकर के अंततः किसको, अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी ही पड़ी फ्रांस को। दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1956 में ही मिस्र पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग पर मिस्र ने अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन इसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो जो 1956 में जो हो रहे थे उसमें देख करके कि परिवहन मार्ग पर क्या हो रहा था, मिस्र ने अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन उसे क्या होना पड़ा, हार का सामना या हार देखना पड़ा। दोनों देशों को यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अफ्रीकी देशों को भी स्वतंत्रता देनी होगी। तो इस तरह से क्या होने लगा कि स्पष्ट हो गया कि अब फ्रांस को भी अफ्रीका देश को भी स्वतंत्र देना होगा। 1958 में फ्रांस ने ऐलान किया कि हर उपनिवेश में जनमत संग्रह किया जाएगा और जो भी देश स्वतंत्र होना चाहते हैं वे स्वतंत्र हो सकते हैं। तो 1958 में फ्रांस ने जब ऐलान किया कि हर उपनिवेश, जितने भी उपनिवेश हैं वो जन के मत के द्वारा संग्रह किया जाएगा। संग्रह मतलब एकत्र या इकट्ठा किया जाएगा। जो भी देश स्वतंत्र अगर होना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। कई बड़े देशों ने फ्रांस से अलग होने के पक्ष में मतदान किया, मगर कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रांस में रहने का निर्णय लिया। तो यहाँ स्वतंत्रता के लिए ऐलान कर दिया गया था, उन्हें बताया गया था अगर वो स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हो सकते हैं। तो कई देशों ने फ्रांस से क्या है, अलग होने के पक्ष में उन्होंने क्या किया, मतदान किया, मगर कुछ ऐसे भी जो देश थे वो फ्रांस से अलग होने का उन्होंने निर्णय या फिर फैसला नहीं लिया। 1960 तक कई देशों ने फ्रांस के साथ संधि की, जिसके तहत फ्रांस अभी भी रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। तो 1960 तक कई देश ऐसे थे जिन्होंने फ्रांस के साथ क्या की थी, संधि मतलब समझौते किए गए थे, जिसके तहत फ्रांस अभी भी क्या कर रहा था, उनकी रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी पहलू थे, मामले थे, उस मामलों को निभाने वाला था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में प्रबल नेतृत्व का क्या था, अभाव था। इन देशों मतलब ऐसे क्या कहना चाहिए, प्रतिनिधि जिससे वो देश का संचालन कर सके। तो ऐसा वहाँ पे कोई प्रबल नेतृत्व नहीं था जिसके माध्यम से वो अभाव था या कमी थी, और उन्हें लगा कि उन्हें स्थिर होने के लिए फ्रांस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई संचालक या दिशा निर्देशित करने वाला शासक नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रांस की मदद लेनी चाहिए, फ्रांस का प्रभाव उन्होंने चाहा। तो इस स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि उन्हें स्थिर होने के लिए, मतलब एक जगह रहने के लिए, उसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रांस की ज़रूरत होगी। कई राजनीतिक आलोचनाओं का मानना था कि यहाँ नव उपनिवेशवाद ही है, जहाँ उपनिवेशों को सीमित आज़ादी दी गई है और वे अभी भी फ्रांस पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक आलोचनाओं का मान, जो राजनीतिक खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, उनका मानना था कि नव उपनिवेशवाद ही है वहाँ पे, जहाँ क्या है, उपनिवेशों की सीमित आज़ादी दी गई थी, उपनिवेशों को सीमित तौर से आज़ादी दी गई थी और वे अभी भी फ्रांस पर क्या हो रहे थे, निर्भर हो रहे थे, और फ्रांस का उनकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर नियंत्रण बना रहा। तो इस तरीके से जो फ्रांस का जो नियंत्रण था वह उस पर बना ही रहा, जिसमें क्या हुआ कि जो अफ्रीका जो था क्या फ्रांस पर निर्भर होता गया। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जो फ्रांस का अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था या फिर जो शिक्षा थी वहाँ की, उस पर नियंत्रण बना ही रहा। वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन पर वो नियंत्रण बना ही रहा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है,
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में है दिए हैं, शीत युद्ध में परमाणु युद्ध की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हो पाया या हुआ। तो इस संबंध में आप लोगों को बदलाने हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। आप कोशिश कीजिए इसके आंसर सही ढंग से दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।